नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। 21 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ अल्फा न्यूमेरिक सीरियल नंबर्स शेयर किए थे। वो जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे, आपको याद होगा कि आधी अधूरी जानकारी कोर्ट को दी गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि आपको सारी जानकारी देने के लिए कहा गया था, जिसमें कि अल्फा न्यूमेरिक सीरियल नंबर्स भी होने चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने पूरे अकाउंट नंबर्स नहीं दिए, केवाईसी डिटेल्स नहीं दिए। और अब जिस तरीके की बातें पॉलिटिकल सर्कल में हो रही है, खासकर बीजेपी के नेता जैसे नितिन गडकरी, कल वो एक गिफ्ट सिटी के इवेंट में थे, एक मीडिया इवेंट था, जहां पर उन्होंने कहा कि देखिए, हमने तो बहुत पारदर्शिता से और बहुत पारदर्शिता की नीयत से हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर आए थे, साफ सुथरा सिस्टम को करने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है, इसलिए अब कुछ फर्दर डायरेक्शंस अगर सुप्रीम कोर्ट देता है, उसके पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिल बैठकर बातचीत करनी चाहिए। अब ये मिल बैठकर बातचीत करने की बात नितिन गडकरी क्यों कह रहे हैं? और अभी भी बार बार लगातार इस चीज को लेकर अभी भी लोग इस चीज पर अटकलें लगा रहे हैं कि भाई क्या गारंटी है कि चंदा लो धंधा लो वाला नहीं हुआ है? क्या गारंटी है कि कोर्सिव मेजर्स नहीं अडॉप्ट किए गए हैं? आज भी अगर आप देखें ध्यान से, तो जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है और जयराम रमेश ने वो तमाम कैटेगरीज बताई हैं अपने ट्वीट के जरिए कि इसमें कैसे कैसे चंदा लो और धंधा लो वाला पूरा कैटेगरी है। चंदा लो धंधा लो, दैट इज प्रीपेड ब्राइब। फिर उसके बाद उन्होंने ठेका लो, रिश्वत दो, पोस्ट पेड ब्राइब, हफ्ता वसूली की उन्होंने बात कही है, फर्जी कंपनी यानी कि शेल कंपनीज। तो इसका जो पूरा कोलेशन है, इसका जो पूरा एक लिंक है, ये कैसे स्टैब्लिश होगा? अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, सारी जानकारी अब लोगों के बीच में आ गई है। अब इसको लेकर क्या कोई एक जांच का गठन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है? अब ये सारा मामला कैसे आगे बढ़ेगा? अब हम ये अगर सोचे कि सरकार कोई जांच के आदेश देगी, तो वो तो देगी नहीं, जब सरकार के अपने मंत्री ये कह रहे हैं कि अब तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिल बैठकर बात करने की जरूरत है, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को रिसोर्सेज की जरूरत है। कल नितिन गडकरी ने यह कहा कि जैसे मीडिया कंपनीज को एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को भी जरूरत पड़ती है। लेकिन सवाल यह है कि सीक्रेटिवली अगर इसको किया जा रहा है, गोपनीय तरीके से किया जा रहा है, और गोपनीय तरीके से करने के आड़ में आप पीछे पीछे किस तरीके का एक तंत्र बना रहे हैं, आज उस चीज का क्या खुलासा नहीं होना चाहिए और कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस समय दो बहुत खास मेहमान हैं, जिनको कल आपने देखा भी था, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने की थी। डॉक्टर जगदीप छोकर, जो कि को फाउंडर हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अंजलि भारद्वाज, जो कि देश की जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट है, कॉमन कॉज के लिए उन्होंने काम किया, कल उनको भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था। अंजलि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में डॉक्टर छोकर से शुरू करूंगी कि डॉक्टर छोकर, मुझे ये बताइए कि अब सारा डेटा तो सामने है, नितिन गडकरी अब ये कह रहे हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिल बैठकर बात करना चाहिए। अब ये किस बात का संकेत है, और क्या हम अब जांच की उम्मीद करना बंद कर दें? क्या सुप्रीम कोर्ट को किसी जांच का अब आदेश नहीं देना चाहिए? अच्छा, हाँ देखिए, बोलिए। नितिन गडकरी जी का ये कहना कि अब सारी पार्टियों को मिल बैठ के बात करनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात उनका ये कहना कि राजनीतिक दलों को पैसे की जरूरत है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये दोनों बातें तो हमेशा से अच्छी बात हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि नितिन गडकरी जी को ये कि सब पार्टियों को मिल बैठ के बात करनी चाहिए, ये अब याद आया है। जब 2017 में और 2016 में ये स्कीम बनाई गई थी, तब तो उनको ये याद नहीं आया था। तब तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और स्टेट बैंक वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था, उसको भी ओवर रूल किया गया था। तो बड़ी अच्छी बात है, अगर देर आए दुरुस्त आए। अगर जो प्रमुख राजनीतिक दल है उसको ये लगा कि उनको सबसे बातचीत करनी चाहिए, तो बड़ी अच्छी बात है, उनको बातचीत करनी चाहिए। और ये देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा है कि राजनीतिक दलों को पैसा नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर्फ ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। जो सूचना एक राजनीतिक दल को अवेलेबल है वो दूसरों को भी होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि वो मतदाताओं का राइट टू इंफॉर्मेशन है, पॉलिटिकल पार्टियों के सोर्स ऑफ फंडिंग जानने का। सुप्रीम कोर्ट ने ये दो बातें कही हैं बेसिकली। इनके बारे में अगर किसी राजनीतिक दल को एतराज है तो वो बताए,
और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि राजनीतिक दलों को पैसे की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि राजनीतिक दलों को बैठ के बात नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है, गडकरी जो कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है और ये करना चाहिए उनको, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड और पारदर्शिता वोटरों के राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए ये तो होनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये एक फंडामेंटल चीज अब लगा दी गई है। बेसिक जो बाउंड्री लाइन है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में सब पार्टियों को वही इंफॉर्मेशन होगी जो सत्तारूढ़ दल को है कि कौन किसको कितने पैसे दे रहा है, और यही सूचना वोटरों को भी होनी पड़ेगी। तो इन दो लाइंस के बीच में पॉलिटिकल पार्टियां जो भी चाहें कर ले, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि कुछ और मत करो। तो मेरा तो इसमें यही कहना है। और मैं जब ये बात उठी है तो मैं एक बात ये भी कह दूं कि आज मैंने देखा है इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट है जिसमें सरकार के पुराने जो वित्त सचिव थे उन्होंने ये कहा है कि स्टेट बैंक ने ये अल्फान्यूमेरिक नंबर नोट किए, ये स्कीम का उल्लंघन है, और स्टेट बैंक ने ऑस्टेंसिबली फॉल्स, ये मैं कोट कर रहा हूं, ऑस्टेंसिबली फॉल्स एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया है। ये दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। इनसे ये पता लगता है कि जो व्यक्ति उस समय इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पायलट कर रहे थे वो ही ये कह रहे हैं कि स्टेट बैंक ने कानून का उल्लंघन किया है और स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को गलत बात कही है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इन पे भी गडकरी जी को जरा ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो सरकार में मंत्री हैं। बिल्कुल ठीक है। अब मैं अंजलि के पास आती हूँ कि अंजलि, जो डेटा आज जयराम रमेश ने पोस्ट किया है और जिसको लेकर काफी अब लोग खंगालेंगे उस डेटा को, किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है कि 41 ऐसे कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर 56 ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड्स हुई थी, एंड दे हैड गिवन अबाउट 2592 करोड़ टू द बीजेपी। उन्होंने 2292 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए थे, जिसमें से 1853 करोड़ रुपए रेड्स के बाद मिले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है। दूसरा, जो फर्जी कंपनी का एक डेटा सामने आया है कि 16 ऐसी शेल कंपनीज हैं जिन्होंने 419 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए थे, आउट ऑफ विच 543 करोड़ रुपए वर डोनेटेड बाय द शेल कंपनीज। उन शेल कंपनीज ने डोनेट किया था इन टोटल। These included the companies on the finance ministry's high risk watch list for money laundering companies, donating crores within months of their formation, and companies donating many multiples of their paid up share capital. तो ये जो अब जो डेटा जिस तरीके का सामने आ रहा है, इसको लेकर आपको नहीं लगता कि किसी जांच का गठन जरूरी है और अब इसमें सुप्रीम कोर्ट को पहल करना चाहिए? लेकिन जो बात अभी डॉक्टर चोखर कह रहे थे कि देखिए, अगर गलत एफिडेविट एसबीआई ने फाइल किया है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, और फिर जांच की बात तो बाद में आएगी। जी अंजलि, अनम्यूट कर लीजिएगा। जी नीलू, देखिए आपने 2-3 बातें कही हैं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। पहली चीज तो ये है कि एसबीआई का रोल यहाँ पर बहुत ही कंसर्निंग रोल रहा है। पहली बात, ऐसा दिखाई दे रहा है कि एसबीआई सूचना न देने की कोशिश करते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के क्लियर डायरेक्शंस के बावजूद। और सबसे पहले तो जब डायरेक्शन आए तो एसबीआई ने कहा कि हमें तो बहुत समय लगेगा ये सूचना इकट्ठा करने में, कुछ गुमराह करने की कोशिश हुई कि मैचिंग करने के लिए आपने कहा है एटसेट्रा, और कहा कि चुनाव के बाद, मतलब 4 महीने मांगे कि चुनाव के बाद हम आपको सूचना दे देंगे। तो ये एक जो उनका रोल रहा, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी तो तुरंत सूचना सामने आ भी गई। तो ऐसा नहीं है कि उनको इतना समय लगना था, वो उन्होंने क्लियरली वो किसी दबाव में या किसी इन्फ्लुएंस में वो ये काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत कंसर्निंग चीज है कि हमारे देश के सबसे बड़ा बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितनी स्वतंत्रता से और कितने सही तरीके से काम कर रहे हैं उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है।
जैसा कि अभी जगदीप जी ने कहा कि आज का जो लेख है, सुभाष चंद्र गर्ग जो थे उस समय पर सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनका, उसमें भी जो उन्होंने सवाल उठाए हैं वो भी मेरे ख्याल से उनके ऊपर भी जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी ही चाहिए। उनके ऊपर अंडरस्टैंडिंग और देखनी पड़ेगी कि क्या एसओपी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था उसकी कॉपी अभी तक हमारे पास नहीं है। उसके लिए एक आरटीआई लगाई गई है, अभी तक सूचना नहीं आई है। तो वो सारी चीजों को देखना पड़ेगा कि क्या उसका उल्लंघन हो रहा था जो कि मिस्टर गर्ग बोल रहे हैं। अब दूसरी चीज ये कि जो डेटा सामने आ गया है, क्योंकि अब तो डेटा सामने आया है, पूरा डेटा नहीं आया है। 25% बॉन्ड उनकी वैल्यू के जो थे 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बॉन्ड, वो 12 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए थे। उसके बारे में हमें अभी परचेजर डेटा नहीं मिला है कि किसने खरीदे थे, लेकिन 75% बॉन्ड्स किसने खरीदे थे, किस पार्टी को दिए, वो अब डेटा सामने आ चुका है। 13,000 करोड़ रुपए के करीब का डेटा। और डेटा में जो चीजें निकल के आ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि जगदीप जी यहाँ बैठे हैं या हमारे जैसे लोग भी जो लगातार कह रहे थे कोर्ट में भी, कोर्ट के बाहर भी, कि ये बॉन्ड होने ही नहीं चाहिए, हम में से किसी को भी जरा भी ये सरप्राइज कर रहा है डेटा। क्योंकि क्या प्रॉब्लम थी, क्यों हम इस स्कीम के खिलाफ थे? ऐसा नहीं है कि हम में से कोई कह रहे थे कि जो स्कीम से पहले का सिस्टम था वो बहुत बढ़िया सिस्टम था, बल्कि ये पूरा जो मामला है ये लगातार उठाते आ रहे हैं। देश में जो भी चिंतित हैं भ्रष्टाचार के मामले में, जो चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र सही से चले, कि जो हमारे सिस्टम है फंडिंग का पॉलिटिकल पार्टीज का, वो प्रॉब्लमैटिक है। क्या प्रॉब्लम थी कि गोपनीयता थी, लोगों को पता नहीं होता था कि कौन कितने पैसे पार्टियों को दे रहा है। खूब कैश आता था, और जो बड़ा बड़ा कैश आता था, क्योंकि आईटी लॉ में ये लिखा था कि 20,000 रुपए से कम जो भी चंदा देते हैं उनका आइडेंटिटी बताने की जरूरत नहीं है। तो बड़ा बड़ा चंदा कंपनियां कैश में दे देती थी और उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज छोटा छोटा बना के 19,900 का बता के कहती थी हमें तो सब बहुत हमारे वेल विशर्स हैं जो पैसे दे रहे हैं, तो इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। तो हमें पता नहीं होता था। तो जरूरत क्या थी कि ये सबको रोका जाए और बिल्कुल गोपनीयता खत्म कर दी जाए पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग में। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए गए वो इसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं। कहा तो ये गया फ्लोर ऑफ द हाउस में इसको लाते समय कि हम तो पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ला रहे हैं। भाई आप इतना जबरदस्त लीगलाइज कर रहे हैं अनोनिमिटी को कि बैंकिंग चैनल्स के थ्रू भी जो पैसा आ रहा है वो अब हमें पता नहीं चलेगा, और आप कह रहे हैं हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ला रहे हैं। फिर दूसरी चीज आपने कहा कि हम कैश की जगह लोग बैंकिंग चैनल से पैसे दे, ब्लैक मनी खत्म हो जाए, इसलिए ला रहे हैं। अब जो आरटीआई के जरिए से सूचनाएं निकाली गई उसमें आरबीआई आपको कही जा रहा है कि देखिए इससे तो ब्लैक मनी बढ़ जाएगा। ईसीआई आपको कह रहा है इससे शेल कंपनियां सेटअप हो जाएंगी। आप फिर भी ले आते हैं इसको और फिर कहते हैं कि हमारा तो इंटेंशन बड़ा क्लियर था। आप मुझे बताइए नीयत क्लियर कैसे हम मान ले के थी? या तो हो कि भाई सरकार को समझ में ही नहीं आया कि हम क्या ला रहे हैं। भाई आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल आपको चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर आपको चिट्ठी लिख रहे हैं कि मत लाइए, इसमें तो बड़ा खतरा है, आप फिर भी ला रहे हैं। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है इतना बढ़िया एडीआर कॉमन कॉज सबके केस में, अब बार बार अलग अलग मंत्री आते हैं, कभी गृह मंत्री आते हैं, कभी गडकरी जी आते हैं, कभी वित्त मंत्री आती हैं और बार बार ये कहते हैं कि अरे ये तो बड़ा खराब हुआ क्योंकि हमने तो क्लीन अप कर दिया था सिस्टम को और अब ये तो पुराने वापस हम कैश पे चले गए। कैसे चले गए? ये तो ऐसी बात हो रही है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तो सुनवाई नहीं करी, उन्होंने तो ऐसे ही बस ऑर्डर पास कर दिया। आप पूछिए उनसे कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा तर्क जो सरकार ने रखा वो क्या था? वो यही था कि हम इसलिए लाए कि कैश हट जाए, ब्लैक मनी हट जाए। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पूछ लिया सॉलिसिटर जनरल से कि क्या आपने कैश लेना बंद कर दिया है पार्टियों ने, तो उन्होंने कहा नहीं, कैश तो आ रहा है। तो मतलब कैश का सिस्टम तो अभी भी चल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी चल रहे हैं साथ में। तो जो व्हाइट सिस्टम से पैसे आ रहे थे वो भी अब हमें नहीं पता, कैश साथ साथ चल रहा है। दूसरा, जो ये बॉन्ड्स हैं ये खरीदेगा कोई
बैंकिंग चैनल से, और जिसके पास कैश है वो उससे खरीद के और पार्टी को दे देंगे। तो मतलब ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम लीगलाइज कर दिया आपने, और आरबीआई भी यही कह रहा था। तो ये जो बातें हो रही हैं कि भाई ये तो बड़ा हम पुराने सिस्टम पे चले गए, अब हम पार्टियों को इकट्ठे बैठ के सोचना पड़ेगा। क्या सोचेंगी पार्टियां इकट्ठे बैठ के? पिछली बार जगदीप जी से आप पूछ लीजिए, पिछली बार जब पार्टियां इकट्ठे बैठ के सोची थी तो क्या हुआ था। गए थे, सीआईसी से ऑर्डर लेके आए थे कि सारी नेशनल पार्टीज को आरटीआई के तहत आना चाहिए। सारी पार्टियां वैसे तो आपस में लड़ती हैं, लेकिन इकट्ठे जाके कहने लगी कि जी हम कानून ही बदल देंगे आरटीआई का, हम नहीं आना चाहते कानून के तहत। तो ये क्या बात हो रही है? नहीं, लेकिन जो आपने एक बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये खुल्लम खुल्ला एक मनी लॉन्ड्रिंग दिख रही है, साबित हो गई है। और डॉक्टर चोकर, अब मेरा सवाल है कि छोटी छोटी चीजों के लिए ईडी को भेज दिया जाता है कि ईडी को पीछे लगा दो और पीएमएलए का केस दर्ज करा दो। आज कितने लोग हैं जो पीएमएलए के केसेस के अगेंस्ट के अधीन फंसे हुए हैं। लेकिन क्या आज ईडी को ये चीजें नहीं दिख रही हैं? क्या इसमें अब ईडी को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट ईडी को आदेश देगा कि भाई अब आप जाइए और इसमें जांच करिए? देखिए, ईडी को क्या दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ईडी को और आमतौर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और सीबीआई को जो दिखाया जाता है वो दिखता है। उनको जो आपको दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है, जो अंजलि जी को दिख रहा है, जो बहुत से अखबारों को दिख रहा है, बहुत से चैनल्स को दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा। लेकिन वही चीज बहुत लोगों को भी नहीं दिख रही है। तो देखने को इसको कहते हैं सेलेक्टिव विजन, कि हमें वो दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। तो ईडी को ये दिख तो रहा होगा जरूर, मुझे कोई शक नहीं है कि ईडी के सारे अफसर डायरेक्टर साहब से लेके नीचे तक अखबार पढ़ते होंगे, और नहीं, लेकिन अखबारों में चोकर साहब, चाहे ईडी की मजबूरी तो समझ में आ रही है, लेकिन कोर्ट्स तो इस पर संज्ञान ले सकते हैं ना? नहीं क्या नहीं, सुप्रीम कोर्ट? आपने मुझे सवाल पूछा था ये ईडी को दिख नहीं रहा है क्या है, उसका मैं जवाब दे रहा था। अगर ईडी की मजबूरी आप समझती है तो बड़ी अच्छी बात है। तो ईडी की मजबूरी भी हमने समझ ली, आपने भी समझ ली। सरकार ने जो अदालत है, अदालत में कई तरह के काम होते हैं। अदालत आमतौर पे कोई अदालत में जाता है तो अदालत उस पर गौर करती है। एक चीज होती है सुओ मोटो, वो अदालत की मर्जी है। अदालत जब महसूस करेगी कोई ऐसी बात है जिसका उसको स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस उसको कहते हैं, अदालत करेगी। लेकिन अगर कोई चाहता है कि अदालत इस पे फौरन गौर करे तो उसको अदालत में जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कोई ना कोई जाएगा, और नहीं जाएगा तो कोई ना कोई तो जाएगा। एक नहीं जाएगा, दूसरा जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा, तीसरा जाएगा, और हो सकता है अदालत अपने आप भी देख ले। तो अभी ये नई नई बात है, अभी सारे राजनीतिक दल इस पे अपनी अपनी प्रक्रिया दे रहे हैं। बीजेपी ने कुछ कहा है, कांग्रेस ने कुछ कहा है, समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमें कोई एक बंद लिफाफा दे गया और हमने उसके जाने के बाद खोला और उसमें बॉन्ड निकला। तो तरह तरह की बातें निकल रही हैं। अभी डेटा आए 2 दिन ही हुए हैं, जरा देखते जाइए क्या होता है। लेकिन आपको डर क्या लग रहा है डॉक्टर चोखर इस समय? क्योंकि जैसा आरटीआई का एग्जाम्पल अंजलि ने दिया कि आरटीआई के मामले में सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक हो गई थी, तो क्या इस केस में भी आपको लगता है, क्योंकि चंदा तो सभी को मिला है, तो सबको लग रहा होगा कि भाई ठीक है कैश तो हम ले ही रहे, लेकिन साथ में एक ये भी लीगल सिस्टम चलता रहेगा जो इन द फेस एटलीस्ट लीगल लग रहा है, तो उसको उसका भी फायदा उठाओ और कैश भी लो। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज अपोज करेंगी इसको। पहली बात तो मुझे कोई डर नहीं लग रहा। आपने कहा कि आपको क्या ये डर लग रहा है, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। मैं इस चीज को स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक मिनट, अब मुझसे जवाब सुन लीजिए, एक मिनट, कि मुझे कोई डर नहीं लग रहा। दूसरी बात, अंजलि जी ने कहा कि सूचना अधिकार पे सारी पार्टियां एक हो गई थी। सूचना अधिकार पे तो 6 नेशनल पार्टियां एक हुई थी। हमारे साथ तो ये कहानी 2002 से चल रही है। जब हमने क्रिमिनलाइजेशन पे पिटीशन की थी तो 22 पार्टियां इकट्ठी हो गई थी, और 22 की 22 ने कानून बदला सर्वसम्मति से। लेकिन फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए और ये कहना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून के बदलने को असंवैधानिक करार दिया। और हमारी संस्था की तो बड़ी
डूबियस कहानी है। हमारी वजह से तो राजनीतिक दल पिछले 25 साल में कम से कम 5-6 दफा इकट्ठे हो चुके हैं। तो अगर वो फिर से इकट्ठे होंगे तो हम सोचेंगे कि कुछ अच्छा काम हो रहा है, ताकि सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। देखिए, ये मैं मजाक के तौर पे कह रहा हूँ और सरकास्टिकली कह रहा हूँ, हम इंक्लूसिव काम करते हैं, सबको इकट्ठा लाते हैं। तो अगर सब पार्टियां इकट्ठी होंगी तो मैं समझता हूँ गुड सेंस विल प्रिवेल, नहीं और नहीं, वो लेकिन मुझे संविधान तो के विरुद्ध काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि सरकार में संविधान है, और संविधान को लागू करवाने के लिए मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी हिम्मत दिखाई है और बड़ा अच्छा काम किया है। नहीं, लेकिन जो तो मेरा सवाल है अंजलि, नहीं, मैं अब आपका आपकी सवाल नहीं, आपका जी, सवाल ये था पार्टियां इकट्ठी हो जाएंगी तो क्या होगा। मैं एग्जैक्टली मैं किसी वजह से लॉ कमीशन में एक दफा गया था इन्वेस्टिगेट वो एविडेंस देने, और ये सवाल पूछा गया था कि अगर इस मामले पे सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं तो आपको क्या एतराज है। तो मैंने ये कहा था कि देखिए, पार्टियां इकट्ठी हो जाएं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर पार्टियां इकट्ठी होके कुछ ऐसा काम करेंगी जो संविधान के खिलाफ है तो मैं उसका विरोध करूंगा। पार्टियां इकट्ठी होके देश के संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकती, और पार्टियों ने ही देश का, और ये गलत है ये कहना, जरा प्रोवोकेटिव लगता है, बट मुझे कोई और शब्द सूझ नहीं रहा, देश का ठेका पार्टियों ने नहीं लिया हुआ है। देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, और एक नागरिक भी अगर ये कहे कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां गलत हैं और ये बात संविधान के खिलाफ है, तो मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट अगर संविधान के खिलाफ बात होगी तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों की बात नहीं मानेगा। और ये 2002 में हो चुका है, 2002 में और 2003 में 2 दफा हुआ है। तो पॉलिटिकल पार्टियों का इकट्ठे होने का ये मतलब नहीं है कि देश का फैसला, देश की किस्मत का फैसला वो करेंगे। नहीं नहीं, देश वो की आप किस्मत का फैसला संविधान और कानून और सुप्रीम कोर्ट और देश के नागरिक करेंगे। नहीं, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अंजलि जो हाँ, सवाल है कि अब कोर्ट से हम क्या एक्सपेक्ट करें? क्या कोर्ट में जाकर कोई एक ये पिटिशन फाइल करेगा कि एससी मॉनिटर्ड प्रोब या एसटी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कोई जांच होनी चाहिए? क्या इस कमिटी के गठन की गुहार लगानी चाहिए? अब आप ही लोग जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे? क्योंकि सरकार अपनी तरफ से कोई जांच का गठन नहीं करेगी। एक तरफ सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट करने की बात कह रहे हैं, ठीक है, संविधान के विरुद्ध वो नहीं जाएंगे, लेकिन क्या लोगों को असलियत का पता चल पाएगा? ये जो पूरी जो काली डायरी है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, और किस तरह से क्विड प्रो को हुआ है, किस तरीके से कोर्सिव मेजर्स को अडॉप्ट किया गया है, आईटी रेड्स डाले गए हैं, फिर उनसे चंदा वसूली की गई है, आखिर इसकी असलियत कैसे लोगों के सामने आएगी? ठीक है, फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने आज, अब आगे क्या? देखिए, जगदीप जी ने काफी हद तक इसका जवाब दे ही दिया है कि अभी सूचना आई है, इस सूचना के साथ कोई शॉर्टकट नहीं है। देखिए, एंगेजमेंट तो सिटीजन्स को ही करनी पड़ेगी। जब हम कहते हैं कि सूचना चाहिए हमें, तो वो सूचना को हमें समझना होगा। पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम करेंगी, पर सिटीजन्स को, मीडिया को अपना काम करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि आज जिस तरह से हम मेन स्ट्रीम मीडिया में देख रहे हैं कि जितनी बात होनी चाहिए इतनी इंपॉर्टेंट इश्यू पे, लोकतंत्र के इतने जरूरी मुद्दे पर, उस तरीके की बात हो नहीं रही है। और बहुत जरूरी है कि ये चीजों के ऊपर जवाबदेही, देखिए जवाबदेही का एक मतलब है कि हम कोर्ट जाएं। एडीआर में जगदीप जी बता रहे हैं कि किस तरह से लगातार कोर्ट्स जाया गया है। हाँ, जगदीप जी कुछ कहना चाह हाँ, रहे कुछ हैं? नहीं, कहना आप चाह कह रहे लीजिए, मैं बाद में कहूंगा। अच्छा, हाँ, तो ये जरूर है कि इवेंचुअली ऑफ कोर्स देखा जाएगा कि कौन जाते हैं कोर्ट, कोर्ट खुद संज्ञान लेते हैं कि नहीं लेते हैं। इसमें 2-3 चीजें बस मैं कहना चाहूंगी। एक चीज तो ये कि आपने जैसे अभी पहले भी कहा था कि क्या ईडी को इसमें कुछ नहीं दिख रहा, क्या करना नहीं चाहिए। देखिए, इसमें जो हमें दिख रहा है वो ये है कि ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट, ये सब जिनका काम है जांच करना, वो खुद इसमें जांच के पात्र बन रहे हैं एक तरह से। क्योंकि अगर आप कह रही हैं कि वसूली की बात है, एक्सटॉर्शन की बात है, या फिर क्विड प्रो क्यो की बात है,
कि भाई दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो मेरे पीछे कुछ एजेंसियों को डाला जाए कि मैं पैसे दूं, मुझसे पैसे वसूल करे जाएं, इसलिए ये हो सकता है कि उनके ऊपर, कंपनियों के ऊपर ईडी का एक्शन हुआ, सीबीआई का एक्शन हुआ, आईटी का एक्शन हुआ, और उसके बाद उन्होंने खूब सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसे ट्रांसफर कर दिए रूलिंग पार्टी को। या फिर ये हो सकता है कि किसी कंपनी ने कुछ गलत काम किया, उसके ऊपर वो काम कर रहे थे, जांच कर रहे थे, लेकिन उसको ठंडे बक्से में डालने के लिए उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए गए और ठंडे बक्से में उनकी जो सारी गलतियां थी उनको डाल दिया गया, भ्रष्टाचार को। दोनों ही खराब हैं और दोनों ही केसेस में नजर आ रहा है कि ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट तीनों का रोल है, एक्टिव कनाइवेंस है। तो ऐसे में मैं यही कह रही हूँ नीलू कि ऐसे में हम कैसे कहें कि ईडी इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करे या सीबीआई करे, और ये प्रीमियम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं हमारे देश की, तो जरूरी है कि एक स्वतंत्र प्रोब होना चाहिए। और उस बात के लिए मेरे ख्याल से आप ये सवाल कह रही हैं कि क्या कोर्ट को एक इंडिपेंडेंट प्रोब नहीं जारी कर देना चाहिए कि एसआईटी के, कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी के जरिए, या कुछ जो कि इन्वेस्टिगेटर्स को, वरना कौन इन्वेस्टिगेट करेगा। तो ये सारे मुद्दे हैं जो जरूरी हैं, वो समझ में भी आ रहे हैं, जनता भी समझ रही है और समझने की जरूरत भी है। और इवेंचुअली इसके ऊपर जब तक जांच नहीं होगी हम मामले के तय तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि आप ये सोचिए कि कोई कंपनी तो यही कहेगी ना, नहीं नहीं हम तो ऐसे ही बॉन्ड लेके दे रहे थे, ये तो कोइंसिडेंस हो गया। तो क्या कम्युनिकेशन थी, क्या तथ्य थे, और भी सामने आएंगे जब प्रोब होगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। देखने में तो नजर आ रहा है कि क्या है गड़बड़ी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन सही होनी पड़ेगी। आपने ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट की बात की थी। यहाँ पर डॉक्टर चोखर, मैं अब आप ही के पास आ रही हूँ कि दो यूनिट्स के बारे में जिसके बारे में बात नहीं हो रही है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है। जब इस तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग और इतने बड़े पैमाने पर होती है, आरबीआई को रिपोर्ट्स दी जाती हैं, ये एजेंसीज कहाँ है? इनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ईडी, सीबीआई, आईटी, बट वेयर इज सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, वेयर इज इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग? इनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्या आज इनको जगाने की जरूरत नहीं है? ये क्या सो रहे थे? सरकार ने इनसे सवाल नहीं किया? क्या आरबीआई सो रहा था? ये सारे बड़े सवाल हैं। देखिए, आपने पहले ही कहा कि ईडी की कंपल्शन तो हमें मालूम है, तो आपको सिर्फ ईडी की कंपल्शन मालूम है, आपको सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की कंपल्शन नहीं मालूम है? मैं आपको बता सकता हूं अगर आपको नहीं मालूम है। और दूसरी बात यह है कि जगाया उसको जाता है जो वाकई में सो रहा हो। जो सोने का नाटक कर रहा हो तो उसको नहीं जगाया जा सकता। और जो आप सवाल पूछ रही हैं, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, इनके मतलब आपको जवाब इनके सब आपको पता है। सरकार की सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जब हम ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि इनके नाम ज्यादा मालूम है। लेकिन अंजलि जी का और मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सरकार के मातहत या सरकार के अंडर काम करती हैं, उनसे इस चीज की फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना बिल्कुल वो है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर सरकार में सत्तारूढ़ दल जो है वो बदल भी जाता है, मैं तो ये कहता हूं तब भी इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन यही एजेंसी नहीं करेंगी, क्योंकि जो दल सत्ता में आएगा उसको भी कुछ छुपाना है। तो ये सोचना कि इनकी इन्वेस्टिगेशन सरकारी कोई भी एजेंसी किसी भी हालत में कर पाएगी, ये अनरियलिस्टिक है मेरे ख्याल में। अब सवाल पैदा होगा इन्वेस्टिगेशन कैसी होगी। पहली बात तो यह, इन्वेस्टिगेशन हम और आप करेंगे, जनता करेगी और मीडिया करेगा। अगर किसी की इच्छा करने की है तो सारा मीडिया नहीं करेगा और सारी जनता भी नहीं करेगी। बहुत से लोग अभी कह रहे हैं कि ये तो क्या बेकार की बात है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और ठीक है, उनके ख्याल में अगर टाइम वेस्ट है तो वो ना करें, जिनको करना है वो करेंगे। और उसके बाद
जनता क्योंकि डिफ्यूज्ड है और मीडिया भी मेरे ख्याल में जनता से कम डिफ्यूज्ड है लेकिन काफी डिफ्यूज्ड है, फाइनली इसकी जांच एक किसी सेंट्रलाइज्ड तरीके से होनी पड़ेगी। वो तरीका क्या सुप्रीम कोर्ट देगा ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अपना काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है संविधान को लागू करवाना और कानून ठीक से लागू हो ये करना। सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है कि देश की जितनी सोशल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करे, उनको सॉल्व करना लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर का काम है। तो ये काम कैसे होगा वो इस वक्त कहना जरा जल्दी है, क्योंकि अभी तक हमें इस मामले की पूरी जो क्या कहते हैं कॉन्टूअर्स हैं, अभी जो पता लग रहा है कि जो नजर आया कि भाई एक आदमी वो लॉटरी चला रहा है और उसने 1500 करोड़ रुपया दे दिया, ये कैसे हुआ? तो जो चीजें ऑब्वियसली दिख रही हैं वो ऊपर आ रही हैं, बिल्कुल उनके बेसिस पे आप पूरे डेटा से कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, थोड़ा समय चाहिए। और हर चीज की एक यानी ये थोड़ी सी फिजिक्स की बात है, हर चीज की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जी। आप किसी काम को जरूरत से जल्दी करने लगे तो काम खराब हो जाता है। नहीं लेकिन सर एक मिनट और अगर आप ना करें तो भी खराब हो जाता है। तो एक नेचुरल पेस है जिसका मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि इसके बारे में अभी ये डिसाइड करना कि ये इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, कौन करेगा, ये जल्दी है। और एज ए मीडिया पर्सन आई अंडरस्टैंड योर अर्ज के अभी पता लगे न्यूज ब्रेक हो जाए, लेकिन न्यूज होगी तो ब्रेक होगी ना। कोई फैसला करेगा नहीं कोई फैसला करेगा कि मुझे कोर्ट जाना है, वो आपको बताएगा। अगर वो जरूरत से जल्दी कोर्ट चला गया तो भी गलत होगा, और वो जरा इतनी देर में गया कि बात खत्म हो गई तो भी गलत होगा। मैं ये आपको बता दूं कि इस चुनाव से पहले कोई मेरे ख्याल में इसमें सुप्रीम कोर्ट से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत काम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का काम भी यही है कि चुनाव में कौन जीते कौन हारे। हमारा भी ये काम नहीं है, हम तो राजनीति में पारदर्शिता के लिए काम कर रहे हैं। वो पारदर्शिता चुनाव के बाद भी आ सकती है। जैसे इसी केस में हमने ये पिटीशन फाइल की 2017 में, 2019 के चुनाव में तो किसी ने नहीं पूछा क्या हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप ये फैसला फरवरी में दिया। हमने तो ये कहा था, हमने और कॉमन कॉज ने, कि इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो। उन्होंने वो तो किया, उन्होंने कहा जरा आगे भी चलो, तो वो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है। अच्छा किया उन्होंने, लेकिन इसमें जल्दबाजी करने से कुछ निकलने वाला नहीं है। मेरा अपना ये ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ओके नहीं, आपने ठीक कहा कि उसका एक अपना पेस है और जब तक चीजें सामने निकल कर नहीं आएंगी तो जंपिंग द कंक्लूजन विल नॉट बी राइट। लेकिन एक एग्जांपल जिसके बारे में यहाँ पे जरूर चर्चा करनी चाहिए और वो हमारा अंतिम पड़ाव होगा प्रोग्राम का। अंजलि, आपसे बात करूंगी कि जो ये औरोबिंदो फार्मा का जिस दिन केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके ठीक अगले दिन औरोबिंदो फार्मा का जो शरद चंद्र रेड्डी है उनका केस उस दिन बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर उजागर हुआ कि देखिए उनको नवंबर 21 5 करोड़ रुपए उन्होंने दिए थे 15 नवंबर को। उसके बाद फिर बीजेपी ने उसको 21 नवंबर को एनकैश किया। फिर उसके बाद वो अगले साल अप्रूवर बन गए और ऑब्वियसली बात है कि दिल्ली लिकर का जो पूरा केस है उससे वो जुड़े हुए थे। तो इस तरीके के जुड़ाव जो बहुत स्पेसिफिक थे और एक बहुत ही मीनिंगफुल दिन, क्योंकि उसी दिन केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और उसके ठीक अगले दिन ये लिंक सामने निकल कर आया। तो क्या अब इसी तरीके से इस पूरे डेटा को खंगाला जाएगा कि ठीक है अब पॉलिटिकली किसी को नैप किया गया है, किसी को पकड़ा गया, फिर उससे उसका लिंक जाएगा? तो ऑब्वियसली बात है जो डॉक्टर चोकर कह रहे हैं कि उसमें टाइम लगेगा, तो ये तो फिर सही बात है कि उतना टाइम अभी लगेगा और काफी लग सकता है। देखिए नीलू, ये सूचना है और सूचना को खंगालना, जैसे कि यही बात हो रही है, वो एज सिटीजन्स, एज इंटरेस्टेड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, हम सभी लोगों का काम है जो करना चाहें। कोई पॉलिटिकल पार्टी भी करना चाहे वो भी कर सकते हैं, क्योंकि सूचना तो सबके लिए सामने है। और अभी जो आपने इंस्टेंस बताया वो एक बहुत ही, मुझे लगता है कि मर्की और कंसर्निंग बात को दर्शा रहा है। देखिए, बहुत लोगों से अगर आप पहले चर्चा करते, जैसे अभी भी हम कह रहे हैं कि हम आगे की बात भी कर सकते हैं, तो
अगर आप पहले लोगों से चर्चा करते तो ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि कुछ निकल के नहीं आएगा इस डेटा में से। वो बड़े बड़ी कंपनियों के नाम तो हम सभी जानते हैं, वो चाहे अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, कोई भी हो, वही दे रहे होंगे पैसे। वो अब कैश की जगह वो बॉन्ड्स के थ्रू दे रहे होंगे। आज हम अगर डेटा को देखें तो डेटा में जरूर ऐसी कंपनियां हैं जो कि शेल कंपनीज जिसे हम कह रहे हैं, जो हो सकता है कि कुछ ऐसी कंपनियों की भी हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां, छोटी कंपनियां भी हैं जो कि पैसे देती नजर आ रही हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं जो दे रहे हैं, और इन सब चीजों के साथ एंगेज करने की जरूरत है। अब ये देखिए जो अमाउंट है वो कुछ लोग कह रहे हैं कि अराउंड 60 करोड़ का है, कुछ कह रहे हैं हो सकता है उससे थोड़ा कम का हो, लेकिन कितनी इसके अंदर एक संगीन बात नजर आ रही है कि आप किसी को अरेस्ट करते हैं और आप कहते हैं कि उनके खिलाफ बहुत संगीन मामले हैं, और फिर वो जो उनकी जो कंपनी है वो पैसे देती है रूलिंग पार्टी को 5 करोड़ रुपए, और फिर बेल मिल जाती है। और इसमें देखिए कि जो बात पूरी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऐसे मामलों में ईडी हमेशा बेल को अपोज करते हैं। यहाँ पर कोई इतना गंभीर मामला भी नहीं लग रहा है उनकी हेल्थ का, लेकिन हेल्थ ग्राउंड्स पे बेल दे दी जाती है। फिर बेल लेने के बाद वो फिर चंदा देते हैं, अप्रूवर बन जाते हैं, पार्डन मिल जाती है उनको, वो चंदा देते हैं। तो ये जो पूरा मामला है ये कहीं पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है, जो आज अप्रूवर बन गए हैं इस बड़े मामले में, जो कि दिल्ली में हम देख रहे हैं कि इस समय पर जिसमें सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया है। पर ये तो मैंने जैसे कहा कि 50-60 करोड़ रुपए हैं, 16,500 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे गए हैं। तो बाकी की सूचना के साथ हम वही कह रहे हैं बार बार कि ये जो सूचना है, ये कह देना कि बस अब तो जांच एजेंसियां देखें, ये कहीं पर सही नहीं होगा। बहुत जरूरी है कि टिक के इत्मीनान से इस सूचना के साथ एंगेज करें, मीडिया एंगेज करे, लोग एंगेज करें। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज एंगेज करना चाहती हैं, दे आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। बल्कि मैं आपको एक और बात बता दूं, जब सोलिसिटर जनरल ने अभी जो हियरिंग हुई थी लेटेस्ट, उसमें जब उन्होंने बाद में बात कहने की कोशिश की, जब उनकी बात सुनी नहीं कोर्ट ने, वो यही कह रहे थे कि आप तो अंकुश लगा दीजिए, लोग तो ये सूचना देख के बहुत सारी चीजें निकाल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि भाई ये तो लोगों का अधिकार है, अब मतलब हर के ऊपर आप अंकुश लगा देंगे कि आप ये सूचना पढ़ तो लीजिए पर उस पर कुछ बोलिए मत। पहले तो हम पढ़ने के लिए नहीं देंगे, अब हम बोलने नहीं देंगे आपको। तो ये जो पूरी बात है, इससे समझ में यही आता है कि बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है जिन्होंने भी बॉन्ड्स खरीदे या जिनको मिले वो बॉन्ड्स उनको। तो जनता यही समझे, इस सूचना के साथ एंगेज करें, और जो इन्वेस्टिगेशन और प्रोब है वो होना ही होगा, वो जरूर करने की पड़ेगी जरूरत एक इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा। और इसमें मैं कह दूं कि देखिए ये भी बहुत आसान चीज नहीं है। आप ये जानती हैं कि बीजेपी जब इट केम ऑन द बैक ऑफ द होल कैंपेन फॉर लोकपाल। लोकपाल का क्या कैंपेन था? लोकपाल तो नाम है, पर बेसिक कैंपेन यही था कि इंडिपेंडेंट और एक एम्पावर्ड बॉडी होनी चाहिए जो कि स्वतंत्र रूप से अच्छे से जांच कर सके, भ्रष्टाचार के मामलों तक के तय तक पहुंच सके। आज जिस तरह से लोकपाल का भी अपॉइंटमेंट हो रही है, इट इज बाय अ कमिटी, सिलेक्शन कमिटी जो लोकपाल की है वो भी इलेक्शन कमीशन के जैसे ऐसी हो गई है कि सरकारी ही कमिटी बन गई, वो भी उसमें प्रिपोंडरेंस है गवर्नमेंट की। तो अब जब जांच मांगी जाएगी उसमें भी सोच समझ के जांच मांगने की जरूरत होगी। जैसा कि जगदीप जी ने कहा, कोर्ट के पास भी बहुत सारा काम है, तो अगर कोर्ट मॉनिटर्ड भी होगी तो उसमें क्या पहलू होंगे, सब सोचा जाएगा। बट ये इंफॉर्मेशन इज देयर फॉर एवरीवन टू एंगेज विद ऑलरेडी, वी डोंट हैव टू वेट। ऐसी सी चीजें जो हैं, आपने जैसी मेंशन करी अभी ये औरोबिंदो फार्मेसी के को लेकर, या फिर जो तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनको बड़े बड़े ठेके मिल रहे हैं और उसके सही पहले या बाद में उन्होंने खूब सारा चंदा दिया है, उन्हीं पार्टीज को दिया है जो रूलिंग पार्टीज हैं, अगर तो फिर वो भी लोगों को समझने की जरूरत है, एंगेज करने की जरूरत है। अगर शेल कंपनीज हैं
तो उनके कौन डायरेक्टर्स हैं, कौन सी असली कंपनियां हैं उनके पीछे, वो भी लोग, बहुत सूचना है इन द पब्लिक डोमेन। आप अगर कंपनी जो मिनिस्ट्री है मोका, उसकी वेबसाइट पे भी जाएं, बहुत सूचना उसको कोलेट करने के लिए मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये सिलसिला जो है ये अनलीश हो गया है। और जैसा जगदीप जी ने कहा कि उम्मीद ये थी कि सुप्रीम कोर्ट इसको जल्दी सुने, सही से सुने, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दे, और प्रेयर भी ये थी। और कहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के हित में, हमारे जानने के हक को आगे बढ़ाने के लिए ये भी कह दिया कि आप जो पहले भी बिके हैं बॉन्ड, उनका भी ब्यौरा दे दीजिए। तो अब ये तो एक तरह से कोर्ट हमारी भी अपेक्षा से आगे का फैसला सुनाया है। इसका हमें जरूर फायदा उठाना चाहिए एज वोटर्स, अपने जानने के अधिकार को बढ़ाना चाहिए, और एक पूरी इन्फॉर्म्ड तरीके से जहां तक हो सके वोटिंग करने के लिए जाना चाहिए चुनाव में। जी, अब अंत में मैं डॉक्टर चोकर के आप ही के पास आ रही हूँ सर, अंतिम कमेंट के लिए, कि क्या अब चंद्रचूड़ साहब को जांच एजेंसीज के ऊपर जांच बैठानी ही पड़ेगी, तभी ये सारी चीजें सामने आएंगी? जी डॉक्टर चोकर। देखिए, चंद्रचूड़ साहब को क्या करना पड़ेगा मैं तो उनको नहीं बता सकता। वो सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, वो अपना काम मेरे से बेहतर जानते हैं और वो मुनासिब जो समझेंगे करेंगे। लेकिन अभी ये लंबा रास्ता है। और जो अंजलि जी ने जब बोल रही थी तो मुझे ये शेर की लाइन याद आ गई कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और ये बात तो दूर तलक जाएगी, और वो दूर जो है अभी 2-4-6 महीने में नहीं होने वाला। तो जरा दिल थाम के बैठो, अब मेरी बारी आई, अब जनता की बारी आई है, जी, तो देखते जाइए क्या होगा। चलिए, कभी कभी कहते हैं कि